नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करेंगे वो नालंदा जिले में है और नालंदा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 7 सीटों में से एकमात्र ऐसी विधानसभा की सीट है जो कि अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं राजगीर विधानसभा सीट को आज स्कैन करने जा रहा हूं। देखिए, अगर आप राजगीर विधानसभा क्षेत्र की बात कीजिएगा तो इस सीट पर बीजेपी का दबदबा दिखा है, एक व्यक्ति का भी दबदबा दिखा है और वो व्यक्ति हैं सत्यदेव नारायण आर्य। लेकिन बीजेपी का जो दबदबा था, ऐसा क्या हुआ कि अब यहां से जेडीयू जो है वो चुनाव लड़ रहा है। 2015 के बाद जो है यहां से जेडीयू चुनाव लड़ रहा है। अगर हम राजगीर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां जो पहला चुनाव हुआ था वो 1957 में हुआ था और तब 2 विधायक चुने गए थे, बलदेव प्रसाद और श्याम सुंदर प्रसाद। बलदेव प्रसाद कांग्रेस से जीते थे तो श्याम सुंदर प्रसाद छोटा नागपुर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जनता पार्टी के टिकट पर जो है वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। फिर 1962 से एक एक विधायक चुनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। फिर एक ही विधायक राजगीर से चुने जाते रहे। हालांकि इस क्षेत्र में आप देखिए तो जो पहले जनसंघ ने भी 2 बार कामयाबी हासिल की, फिर बाद में बीजेपी को कामयाबी मिलती गई। तो यहां पर जो आप कहते हैं कि जो दक्षिणपंथी सोच है उसको जो है ज्यादा कामयाबी मिली है। अब तक कुल 17 विधायक राजगीर ने दिए हैं, जिसमें से 7 विधायक बीजेपी के रहे हैं तो 2 विधायक जनसंघ के, मतलब भारतीय जनसंघ के, तो 9 जो है एक तरह से आप एक तरफ रख सकते हैं। जेडीयू को 2 बार कामयाबी मिली है तो कांग्रेस भी 2 ही बार इस सीट को जीतने में सफल रही है। कांग्रेस को आखिरी सफलता 1962 में मिली थी। जनता पार्टी भी एक बार यहां से चुनाव जीती है तो सीएनपी एसपीजेपी को 1 बार कामयाबी मिली है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से किसने सर्वाधिक जीत हासिल की तो ये जानना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि सत्यदेव नारायण आर्य अकेले यहां से 8 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। 17 चुनाव, उसमें से 8 जीत सत्यदेव नारायण आर्य के नाम, और फिर 1 बार उनके बेटे कौशल किशोर जो है वो चुनाव जीते हैं। तो एक तरह से इस परिवार के नाम जो है 9 जीत राजगीर में दर्ज हैं और इस बार एक बार फिर से 10वीं जीत के लिए कौशल किशोर जो है वो मैदान में होंगे। अगर वो जीते तो उनके परिवार के लिए ये 10वीं और उनके लिए दूसरी जीत होगी। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि महागठबंधन की भी पूरी कोशिश है कि इस सीट को झपटा जाए, बदला जाए। दिलचस्पी यह है कि यहां से आरजेडी कभी चुनाव जीत नहीं सका है और कांग्रेस को भी सिर्फ 2 बार कामयाबी मिली है और इधर कांग्रेस ही जो है वो एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। अब अगर आप देखिएगा कि यहां पर आखिरी 3 चुनाव में क्या कुछ हुआ है तो आपको बता दें कि 2010 में सत्यदेव नारायण आर्य बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने कांग्रेस से मोनी देवी थी, तो आरजेडी, माफ कीजिएगा, एलजेपी से धनंजय कुमार जो थे वो चुनावी मैदान में थे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर रह गई और एलजेपी दूसरे स्थान पर आया और बीजेपी के सत्यदेव नारायण आर्य 49.75% वोट लाकर 26,951 वोटों के बड़े अंतर से जीतने में सफल रहे। धनंजय कुमार एलजेपी प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे, उनको 23.28% वोट आए। लेकिन 2015 का जो चुनाव था वो चुनाव जो है उस वक्त जब हुआ था तो महागठबंधन की एक लहर आई थी और इस लहर ने जो है सत्यदेव नारायण आर्य की जीत की राह को रोक दिया
और यहां पर जो है जीत मिली जेडीयू के प्रत्याशी रवि ज्योति को। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब से नीतीश कुमार का प्रभाव पूरे नालंदा में और पूरे बिहार में फैला, और खास करके नालंदा और राजगीर की बात कीजिए तो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यहां पर काफी विकास कार्य किए हैं, तो जनता उनके साथ रही और वो जिधर रहे उसी पार्टी को, उसी गठबंधन को जीत मिली है। तो चूंकि वो 2015 में महागठबंधन में थे तो रवि ज्योति को 41.75% वोट आए। रवि ज्योति जो हैं वो जेडीयू के कैंडिडेट थे, पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर चुनावी मैदान में उतरे थे। उनके सामने हालांकि सत्यदेव नारायण आर्य ही थे, लेकिन उनको 38.12% वोट आए। तो यहां पर ऑलमोस्ट 3.5 पौने 4% का जो फासला था, उस वजह से रवि ज्योति 5390 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। और चूंकि ये सीट 2015 में जेडीयू की हो गई तो जो ट्रेडिशनली ये सीट बीजेपी की थी वो छूट गई, क्योंकि 2020 में जेडीयू ही इस सीट पर लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरी। ये बात अलग है कि उसने अपने सिटिंग विधायक का टिकट काटा, और इसलिए काटा कि सत्यदेव नारायण आर्य के बेटे कौशल किशोर जेडीयू में शामिल हो गए थे और वो जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। जब टिकट कटा तो रवि ज्योति ने नया ठिकाना ढूंढा और वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन 2020 की कहानी थी कि जहां जेडीयू वहां एलजेपी भी, तो एलजेपी ने मंजू देवी को यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया। एक ट्रायंगुलर फाइट हुई, लेकिन यहां पर जीत कौशल किशोर को ही मिली। कौशल किशोर को 42.58% वोट आए। रवि ज्योति कुमार को आए 32.41% और एलजेपी की मंजू देवी लेकर आई 7.08% वोट। तो यहां पर आप देखते हैं कि कौशल किशोर को 16,048 वोटों की जीत मिलती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस बार क्या, और यह सवाल इसलिए भी उठता है कि राजगीर में चिराग पासवान की सभा भी हुई, बड़ी सभा हुई, और इसके बाद जो है एलजेपी आर भी इस सीट पर दावेदारी करता हुआ दिख रहा है। मंजू देवी यहां से पिछला चुनाव लड़ी थी, वो फिर से लड़ना चाहती हैं। इसके अलावा जो बोधगया से विधायक रह चुके हैं श्यामदेव पासवान, उनके नाम की भी चर्चा जो है यहां पर है एलजेपी आर की तरफ से। लेकिन जेडीयू की एक सीट जो है उसके लिए बहुत मुफीद है, इनफैक्ट एनडीए के लिए ही आप कह लीजिए। तो ऐसे में जेडीयू इस सीट को छोड़ेगा, इसकी संभावना जो है वो कम दिखती है, और अगर जेडीयू लड़ता है तो कौशल किशोर जो है उसके प्रत्याशी हो सकते हैं। चूंकि कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार जो है बहुत बेहतर नहीं रहा, हार 16,000 वोटों की हुई है, तो एक जो अनसेट रूल बना है यहां पर कि अगर किसी भी प्रत्याशी, अगर वो महागठबंधन का है, उसकी हार 2020 में 15,000 से ज्यादा की है, तो ऐसी परिस्थिति में या तो सिंबल बदलेगा या प्रत्याशी बदलेगा। तो यहां पर अगर सिंबल बदलता है तो आरजेडी से भी कुछ दावेदार हैं। अशोक कुमार का नाम यहां पर सामने आ रहा है। इसके अलावा रामाशीष चौधरी हैं, उनका नाम भी यहां पर सामने आ रहा है। तो कांग्रेस से रवि ज्योति अपनी दावेदारी करते हुए दिखते हैं, तो पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद पासवान का भी नाम यहां पर सामने आता है। अब अगर हम यहां के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें तो यहां पर आप देखिएगा कि अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, 25.15%। मुस्लिम वोटर्स भी यहां 6.5% है, मतलब 6.5%। यादव वोटर्स की संख्या भी राजगीर में अच्छी है, 19 से 20% के आसपास। तो जो एमओआई का समीकरण है वो 26 से 27% के आसपास पहुंचता है। सामान्य जाति के वोटर्स की बात करें तो मिला जुलाकर वो 14 से 15% के आसपास है, जिसमें कि अगर बात कीजिए तो राजपूत 5 से 6%, जो भूमिहार हैं वो 8 से 9%, और ब्राह्मण जो हैं वो 1 से 1.5% के आसपास हैं।
लेकिन यहां पर कोयरी और कुर्मी वोटर्स की संख्या अच्छी है। कुशवाहा 7.5 से 8% और कुर्मी जो हैं वो 12% के आसपास हैं। तो अगर आप लवकुश के वोट एक जगह जोड़ लें तो वो 19 से 20% के बीच आ जाता है। तो जो यादव के वोट भी 19 से 20% के बीच और लवकुश के वोट जो हैं वो 19 से 20% के बीच, तो ये इक्वेट हो जाता है, बराबरी पर आ जाता है। अब मुस्लिम 6.5% हैं, तो सामान्य जाति के वोटर्स 15% हैं। तो और प्लस उसमें आप वैश्य जोड़ लीजिए तो वो भी 5 से 6% हैं। एक ठीक ठाक संख्या में यहां अन्य ओबीसी और ईबीसी भी हैं यहां पर, जिसमें कि आप राजवंशी अगर सिर्फ टाइटल देखें तो वो 2.5% के आसपास वो आंकड़ा जो है वो पहुंचता है। अन्य कई पिछड़ी जातियां यहां पर हैं जो कि चुनाव परिणाम पर असर डालती हैं। तो समीकरण एनडीए के पक्ष में दिखता है। यही वजह है कि यहां पर एनडीए को ज्यादातर अवसरों पर जीत मिलती है, और तब खास करके जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा होते हैं, क्योंकि तब जो है कोयरी कुर्मी का जो वोट होता है वो एनडीए की तरफ जाता है। और अगर नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ थे तो इस वोट में सेंधमारी हुई थी और तब जो है बीजेपी प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था। तो अब देखते हैं राजगीर जो कि चर्चा में रहा है और यहां पर कई पर्यटक स्थल के रूप में इसकी ख्याति है, देश दुनिया से लोग यहां आते हैं और अब तो स्पोर्ट्स हब भी बनता जा रहा है। वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट हुआ, उसके बाद एशिया कप जो है हॉकी का वो हो रहा है पुरुषों का। तो ये जगह जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और नीतीश कुमार को बहुत प्रिय भी जान पड़ती है। तो राजगीर में जो कुछ भी आगे होगा वो बताने हम आपके पास जरूर आएंगे। फिलहाल आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।